आओ हिंदी पढ़े में एक बार से फिर आपका दोबारा स्वागत है। हम कक्षा 11वीं में अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 1 जनसंचार माध्यम और लेखन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने वीडियो नंबर 1 और 2 में आपको जनसंचार माध्यम से पहले कि संचार क्या होता है, संचार की परिभाषा, संचार के तत्व, संचार के प्रकार बताए थे। तो मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करती हूँ कि संचार क्या है। कि संचार विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अब संचार के तत्व में 7 हैं। पहला संचारक यानी मैसेंजर, दूसरा कूटकीर्ति यानी एनकोडिंग, तीसरा संदेश यानी मैसेज, चौथा माध्यम यानी चैनल, पांचवा प्राप्तकर्ता या रिसीवर, छठा फीडबैक और सातवां शोर यानी नॉइज। अब संचार के प्रकार, एक पहला मौखिक संचार, दूसरा अमौखिक संचार, तीसरा सांकेतिक संचार, चौथा अंतःवैयक्तिक संचार, पांचवा अंतर्वैयक्तिक संचार, छठा समूह संचार और सातवां है जनसंचार। आज हम जनसंचार के बारे में पढ़ेंगे और कि जनसंचार के कार्य क्या है, उसकी क्या विशेषता है और जनसंचार का विकास भारत में कैसे हुआ था। तो बच्चों, जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि जन जन तक अपने विचार व्यक्त करना। और जनसंचार कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सूचना देना, दूसरा लोगों को शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा एजेंडा तय करना, पांचवा निगरानी करना और छठा विचार विमर्श के मंच को तैयार करना। अब है भारत में जनसंचार माध्यम का विकास कैसे हुआ। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो नंबर 1 और 2 में बता दिया था, लेकिन फिर दोबारा इसमें मैं बताती हूँ थोड़ा सा कि भारत में जनसंचार माध्यम का इतिहास बहुत पुराना है। सब ये मानते हैं कि देवलोक के ऋषि नारद मुनि भारत के पहले समाचार वाचक रहे, जो तीनों लोकों में अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। यहाँ से वहाँ की खबर और धरती से आकाश की, पाताल की, इस तरीके से सभी जगह वो जो सभी स्थितियों से लोग अवगत कराते थे। और उसके पश्चात जनसंचार माध्यम में आगे कदम बढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों ने स्थायी स्तंभ यानी पिलर बनवाए और उन पर वो संदेश लिखकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था और मजबूत उन्होंने की थी। और उस तत्पश्चात भीमबेटका की गुफाएं भी इसका प्रमाण है। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया तो कठपुतली और लोक नाटकों के माध्यम से भी लोगों तक संदेश दिए जाते थे। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे यहाँ है, वे निश्चय ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं। चाहे समाचार पत्र हों, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट, सभी माध्यम पश्चिम से ही आए हैं। हमने शुरुआत में उन्हें उसी रूप में अपनाया, लेकिन धीरे धीरे वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बनते चले गए। चाहे फिल्में हों या टीवी सीरियल, एक समय के बाद वे भारतीय नाट्य परंपरा से परिचालित होने लगे थे। इसीलिए आज के जनसंचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चिमी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु और रंग रूप भारतीय ही हैं। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। इन माध्यमों के जरिए जो भी सामग्री आज जनता तक पहुंच रही है, सामग्री यानी कि जो भी बातें, घटना इत्यादि जनता तक पहुंच रही हैं, वो इन्हीं के माध्यमों से पहुंच रही हैं। तो राष्ट्र के मानस का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हम जनसंचार माध्यम का सबसे पुराना और
मजबूत माध्यम जो है समाचार पत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र और पत्रिका या प्रिंट मीडिया ही है। प्रिंट मीडिया अर्थात छपा हुआ माध्यम या मुद्रित माध्यम। हालांकि आज हमारे देश में एक विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो टेलीविज़न की ताकत को ज़्यादा माना जाता है, लेकिन अब तो धीरे धीरे सभी के हाथों में मोबाइल्स हैं। मोबाइल में लेकिन मोबाइल होने के बावजूद भी आज घर घर में समाचार पत्र भी हैं। अब हम सुबह देखते हैं कि लोगों को चाय के कप के साथ जो है समाचार पत्र या न्यूज़पेपर की आदत बनी हुई, हाथ में चाय का प्याला और साथ में अखबार पढ़ना, ये देन है जो समाचार पत्र को और अधिक मजबूत बनाती हैं। अब हम देखो कि टेलीविज़न और रेडियो पर न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन उनका अपना महत्व है, जबकि समाचार पत्रों का अपना माध्यम है और प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। आज भले ही प्रिंट यानी छपा हुआ माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जा सकता है, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। अब पत्रकारिता के सोपान या पत्रकारिता के प्रकार कैसे हैं कि पहले नंबर 1 समाचारों को संकलित करना। पहले जो रिपोर्टर हैं या संवाददाता हैं प्रत्येक क्षेत्र में जाकर या फिर किसी न किसी एजेंसी के द्वारा वो समाचारों को एकत्रित करते हैं। उसके बाद उन्हें संपादित करने के लायक बनाया जाता है, संपादित यानी प्रकाशित करने के लायक बनाया जाता है। और तीसरा पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर वो पाठकों तक पहुंचता है। अब भारत में अखबारी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ था, लेकिन उससे पहले की समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है। आज से लगभग 400-500 साल पहले समाचार पत्र की शुरुआत चीन से हुई थी। चीन पहला देश था जहां पर समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते थे और वो भी उस पर कपड़ों पर और जिन्हें रखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी ज़्यादा ही संख्या हो गई तो उन्होंने कागज़ का आविष्कार भी वहीं से हुआ था और कागज़ों पर समाचार पत्र लिखे जाने लगे थे। और सन 1556 यानी 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में पहले छापे खाने को स्थापित किया था गोवा में, क्योंकि गोवा में ही वो आए थे स्टार्टिंग में, शुरू में, तो गोवा में उन्होंने ये स्थापित किया था। अब लेकिन प्रिंट मशीन स्थापित तो कर दी, लेकिन प्रिंट मशीन का आविष्कार कौन था, ये प्रश्न भी बनता है यहाँ पर। तो प्रिंट मशीन का आविष्कार जोनिस गुटेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी के थे। उन्होंने ये आविष्कार 14वीं शताब्दी में किया था। अब जो ईसाई मिशनरी यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन को स्थापित किया था जिन्होंने, उनका मुख्य काम तो यही था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन जब अंग्रेज जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, अपने उपनिवेश बनाए, तो उस समय एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट हिकी ने भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था बंगाल गजट। अगर ये प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, और इसी में सब पजल हो जाते हैं यानी परेशान हो जाते हैं बहुत से। तो यहाँ पर जो बंगाल गजट है, ध्यान से सुनना सभी, कि बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है जो जेम्स ऑगस्ट हिकी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। सन 1780 यानी 1780 में प्रकाशित किया था। और वहीं से सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल, वो भी कलकत्ता के थे, तो उन्होंने पहला हिंदी का साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था। उदंत मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूरज।
और इस तरह भारत में समाचार पत्र जो हैं शुरू हो गए थे। और भारतीय समाचार पत्र जब प्रकाशित हो रहे थे तो आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई थी। तो उस समय महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई थी। और जो महात्मा गांधी थी उनका जो समाचार पत्र था वो था हरिजन। और इसके अलावा आज़ादी से को दिलाने के लिए अनेक पत्रों जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज़ादी के पहले के जो प्रमुख पत्रकार रहे हैं उनमें गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साहे, राम वृक्ष बैनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त भी हैं। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जो हैं प्रमुख पत्रकार रहे। वो हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल कवि लेखक तो कहे जाते हैं, बल्कि उन्होंने पत्रकार की भूमिका भी अहम रूप से निभाई थी। और आज़ादी से पहले के जो प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं थी उनमें हिंद, केसरी, हिंदुस्तान, पर सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत, मतवाला आदि प्रमुख रही हैं। ये थे आज़ादी से पहले के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। लेकिन आज़ादी के बाद के जो प्रमुख हिंदी के समाचार पत्र रहे हैं उनमें नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादि हैं। और जो पत्रिकाएं हैं उनमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जाता है। इनमें से कई जो पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज प्रत्येक राज्य के भी अपनी अपनी भाषा में अपने अपने समाचार पत्र बने हुए हैं जो दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन की घटनाएं जो लोगों तक घर घर पहुंचाती हैं। ये था समाचार पत्र और पत्रिकाएं कि समाचार पत्र भारत में कब शुरुआत हुई थी इनकी और भारत के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं। अब है समाचार पत्रों की विशेषता या प्रिंट मीडिया की विशेषता क्या है और क्या कमजोरी है। तो प्रिंट मीडिया की सबसे पहली विशेषता है कि इसमें स्थायित्व है, अर्थात इनको हम उठाकर रख भी सकते हैं और अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो लाइब्रेरी में आप किसी भी समय का किसी भी काल का समाचार पत्र आप ले सकते हैं। अगर आप ये कहें कि हमें जो भारत का पहला समाचार पत्र चाहिए तो आपको किसी न किसी लाइब्रेरी में वो ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे ही पुस्तकें भी पत्रिकाएं भी आपको आज़ादी से पहले की मिल सकती हैं। दूसरी विशेषता ये है कि हम इसे अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हैं, यानी जब हमारे पास समय होता है तो हम समय के अनुसार उसे पढ़ सकते हैं। सुबह पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, दोपहर को पढ़ सकते हैं, किसी भी समय हम जब समय खाली होते उस समय हमको पढ़ सकते हैं। तीसरा, इनकी भाषा स्पष्ट सरल होती है जो पाठकों को आसानी से समझ आ जाती है। चौथा, हम समाचार पत्र या पत्रिका का कोई भी पृष्ठ पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, जबकि जो प्रसारित समाचार पत्र जैसे रेडियो टेलीविज़न में है हम उसमें जो एंकरिंग करते हैं उसके अनुसार वो समाचार हम सुन सकते हैं। जबकि समाचार पत्र जो हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया है ये तो प्रिंट है ये, तो हम चाहे उसमें खेल पृष्ठ पढ़ें, चाहे हम अर्थव्यवस्था वाला पेज पढ़ें, चाहे हम संपादक पृष्ठ पढ़ें, चाहे हम पहला पेज पढ़ें, इसमें हम हमारी अपनी मर्जी होती कि जो हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हाँ, इसकी एक यही कमजोरी है कि जो शिक्षित वर्ग ही समाचार पत्रों को पढ़ सकता है, अशिक्षित लोगों के लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है। हाँ, आज चाहे जो है प्रसारित है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, होने के बावजूद भी जो समाचार पत्र हैं, जो प्रिंट
है या प्रिंट मीडिया है, मुद्रित माध्यम है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है और यह हमेशा रहेगी। अब जनसंचार का दूसरा माध्यम है रेडियो। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का अर्थ होता है कि जिसमें हम सुन सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वह था रेडियो। सन 1895 यानी 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और पहले विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा था इसी के माध्यम से हुआ था। ये था विश्व में। अब भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सन 1892 में रेडियो की शुरुआत हो गई थी और 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था और 1936 यानी 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें पहला लखनऊ, फिर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। जब देश का विभाजन हुआ 1947 में तो ढाका पूर्वी पाकिस्तान में जो वर्तमान में बांग्लादेश है और लाहौर और पेशावर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो एक बेहद और ताकतवर माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया था। रेडियो की क्या विशेषता है कि ये इसमें हम सुन सकते हैं। जब जैसे प्रिंट मीडिया में तो सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए कारगर साबित हुआ था, ये भी वही जो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाते थे, लेकिन रेडियो जो है श्रव्य माध्यम होने के कारण हर कोई इससे जुड़ चुका था और सभी सुनते रहते थे। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 यानी 146 बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। 1993 यानी 1993 में एफएम की शुरुआत हुई, जो एक निजी चैनल है और एफएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जहाँ मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर साथ ही साथ थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, लेकिन अभी भी उन्हें समाचार या समसामयिक कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी जो थोड़ी बहुत जो प्रतिदिन जो समय होता है, समय का थोड़ी बहुत वो जानकारियाँ ही देते रहते हैं। तो आज जो है भारत के दूर दराज के इलाके में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिए हैं और आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशनों और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो जर्मनी, मॉस्को रेडियो, रेडियो पिंचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण और एमचोर रेडियो क्लब का जाल बिछा हुआ है। तो ये था जनसंचार का दूसरा माध्यम। पहला था समाचार पत्र जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, दूसरा था रेडियो जिसे श्रव्य माध्यम कहा जाता है। अब है तीसरा माध्यम टेलीविज़न जिसे दूरदर्शन भी कहा जाता है। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि टेलीविज़न सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है, अर्थात उनके अनुसार आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है, क्योंकि रेडियो प्रिंट मीडिया में सिर्फ शब्दों से को पढ़ सकते हैं, रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न
जो है श्रव्य और दृश्य, यानी देखने के सुनने के साथ साथ हम उसमें देख भी सकते हैं। और जो सूचना जितनी है वो विश्वसनीयता की कई गुना बढ़ा देती हैं। अब एक चीज़ तो है, जैसे हम किसी में पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसका इफ़ेक्ट कम पड़ता है, भाई चलो पढ़ दिया और रख दिया। फिर हम किसी चीज़ को सुनते हैं, भाई सुनने के बाद जो हमने स्टार्टिंग से शुरू किया तो लास्ट तक आते आते हम उसको नहीं इतना सुन पा रहे, क्योंकि भूलते चले जाते हैं। लेकिन जब हम एक चीज़ को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उस चीज़ का प्रभाव लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए टेलीविज़न को जनसंचार का सबसे सशक्त और सबसे ताकतवर माध्यम माना गया है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के द्वारा 15 सितंबर 1959 यानी 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट्स लगाए गए, जिनमें 200 लोगों ने देखा था। 1965 यानी 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत के विधिवत टीवी की जो सेवाएं शुरू हो गई थी। रोज़ 1 घंटे का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाने लगा था। 1975 यानी 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खुल गए थे। और 1976 यानी 1976 तक टीवी और आकाशवाणी एक ही थे। और अप्रैल 1976 में दोनों को अलग कर दिया गया और आकाशवाणी जो है ऑल इंडिया से आकाशवाणी फिर प्रसार भारती बन गया था और टेलीविज़न से ये दूरदर्शन नाम इसको दिया गया था। 1984 में इसकी रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। अब जोशी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा था कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए नए बन रहे हों, तो वहाँ दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनसंचार को मजबूत बना सकता है। तो टेलीविज़न का असली विस्तार जब शुरू हुआ, जब भारत में देशी निजी चैनलों की भरमार शुरू हो गई थी। अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार प्लस जो निजी चैनल बनाए गए थे और 2002 यानी 2002 में पहला समाचार चैनल जो है शुरू हुआ था। और उसके पश्चात अनेक जो जी टीवी और स्टार प्लस फिर एनडीटीवी इत्यादि समाचार के नए चैनल खुल गए हैं। हालांकि आज पूरे भारत में लगभग 200 से अधिक चैनल हैं और नए नए चैनल की बाढ़ सी आ गई है। और आज हर समाचार जो चैनल है उसमें होड़ लगी रहती कि कौन सबसे पहले अपने समाचार जो है लोगों तक अपनी बातें पहुंचाए। और कई बार तो जो समाचार चैनल हैं ये अपनी अस्मिता को भी खोते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समाचार चैनलों के ऊपर कुछ कंपनियों का दबाव है या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव हम कह सकते हैं, जो सिर्फ वही खबरें दिखाते हैं जो उनके अपने महत्व की होती हैं। तो आज भारत में समाचार चैनल जिस कदर से बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समाचार चैनल जो हैं अपने राज्यों के हैं, कुछ देश के हैं जो पूरे देश में ही समाचार सुनाते हैं, कुछ अपने राज्यों के निजी चैनल हैं, जैसे आप हरियाणा के भी सुनते, कुछ अपने जो केबल टीवीज़ वगैरह हैं जो उन्होंने भी अपने स्थानीय समाचारों के चैनल बनाए हुए अपने क्षेत्र के समाचार वो सुनाते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, जिसमें हमने आज जनसंचार माध्यम के 2 महत्वपूर्ण जो माध्यम है 3 जिसमें समाचार पत्र जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, रेडियो और टेलीविज़न के बारे में चर्चा की है। अगली वीडियो में हम जो सिनेमा, इंटरनेट और मोबाइल्स
किस तरीके से इन्होंने इंटरनेट ने दुनिया को करीब लाकर खड़ा कर दिया है, उसके बारे में अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे। और फिर जनसंचार माध्यम के सकारात्मक और नकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जो इफेक्ट लोगों पर क्या पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।